नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें। अगले 1 घंटे में बात होंगी इस वक्त की सुर्खियों की। क्यों जहरीली होती जा रही है दिल्ली की हवा, तो वहीं कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से क्या आज मुलाकात करेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहूंगी मैं जया सिन्हा और मेरी सहयोगी कृतिका। जी कृतिका। सुप्रभात जया और सुप्रभात सभी दर्शकों को। तो अगले 1 घंटे आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले इस 1 घंटे में हम जानेंगे देश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें खासतौर पर बात होगी दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर, क्योंकि दिल्ली वासियों को इस टाइम पे दोहरी प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां पानी दूषित हो रहा है यमुना नदी का, तो वहीं दूसरी तरफ हवा इस वक्त जानलेवा हो गई। लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो कई सारी ऐसी जगह है दिल्ली में इस वक्त जहां पर AQI 300 पार हो चुका है। तो ऐसे में कैसे इस बढ़ते प्रदूषण से राहत मिलेगी, बात करेंगे इसको लेकर। इसके साथ ही बात करेंगे तमाम अन्य खबरों की भी, जिसमें आपको बता दें कि आज पुलिस स्मृति दिवस है और इस पर क्या कुछ खास कार्यक्रम आज होंगे। और क्योंकि आज अमित शाह आज जो शहीद पुलिसकर्मी है उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे, कहां वो जाएंगे, किस तरीके का कार्यक्रम होगा, वो भी बात करेंगे। और इसके अलावा देश से जुड़ी तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे। लेकिन नया सवेरा की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। नागरिकों की मौत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकियों को मिलेगा करारा जवाब। संगठन चुनाव की तैयारियों पर भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्षों समेत संगठन महामंत्री और पदाधिकारी होंगे शामिल। इंडी गठबंधन में खींचतान के बीच कांग्रेस चुनाव समिति करेगी महाराष्ट्र, झारखंड के उम्मीदवारों पर मंथन। झारखंड में आजसू ने जारी की पहली सूची। कोलकाता में आमरण अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टरों से आज मिलेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। टीएमसी नेता कृणाल घोष के विवादित बयान से बढ़ी डॉक्टरों की नाराजगी। दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता। पंजाबी बाग, आरके पुरम, नेहरू नगर, आनंद विहार समेत कई जगहों पर AQI 300 के पार। बीजेपी का आप सरकार पर वार। तो ये थे सुबह 8 बजे की प्रमुख सुर्खियां, और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें नया सवेरा में सबसे पहले देख लेते हैं देश में से कुछ खास और अहम खबरें। जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर की, जहां गांदरबल जिले के गगनगीर में हुए आतंकी हमले के बाद से यहां पूरे इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। बिल्कुल, और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। आतंकियों ने गुंड इलाके में सुरंग निर्माण की साइट पर गोलीबारी की, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस हमले में कई मजदूर घायल भी हुए हैं, जिनमें से कुछ गैर कश्मीरी भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के संभागीय आयुक्त और उपायुक्त घायलों का हाल जानने के लिए अस्पताल भी पहुंचे। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे नृशंस और कायराना बताया है। तो आतंकियों को मिलेगा करारा जवाब, गृहमंत्री की यहां पर 2 टूक। साथ ही सेना ने रविवार को बारामूला जिले में मुठभेड़ स्थल से भारी हथियारों से लैस एक आतंकवादी को मार गिराया और हथियार, गोला बारूद तथा अन्य सामान बरामद किए। आपको बता दें कि इस आतंकवादी के पास से युद्ध में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया गया है। भारतीय सेना के चिनार कोर ने कहा कि घुसपैठ की संभावना के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उरी बारामूला के सामान्य क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास एक संयुक्त घुसपैठ विरोधी अभियान शुरू किया था। संयुक्त टीम ने एक भारी हथियारों से लैस आतंकवादी को मार गिराया है। साथ ही घटनास्थल से एक AK राइफल, मैगजीन, पिस्तौल सहित अन्य विध्वंसक सामान भी बरामद किए हैं। तो आतंकवादी से हथियार और गोला बारूद ये बरामद किए गए हैं, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने ये संयुक्त घुसपैठ विरोधी अभियान चलाया था।
और बीजेपी की आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। संगठन चुनावों के मद्देनजर तैयारी, योजना और प्रशिक्षण को लेकर यह बैठक होगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बैठक में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। दरअसल पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव करा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले के अनुसार जेपी नड्डा ने संगठन चुनाव के संचालन के लिए चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी की नियुक्ति भी की है। बीजेपी सदस्यता अभियान को भी देश भर में चला रही है। इसके साथ ही सक्रिय सदस्य बनने की भी शुरुआत हो गई है। पार्टी संगठन के चुनाव प्रक्रिया के तहत पहले बूथ स्तर के चुनाव, फिर मंडल और जिला के चुनाव होंगे। उसके बाद राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। उम्मीद है कि अगले 2 महीने में बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लेगी। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। जहां भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड ने नए अध्यक्ष के चुनाव तक नड्डा को कार्यकाल विस्तार दिया है और अगले साल तक भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। तो शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता इस खबर पर बने हुए हैं। शैलेंद्र, इस संगठन पर बीजेपी की बड़ी बैठक है, बेहद महत्वपूर्ण है। क्या कुछ अब तक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है? किस तरह से तैयारी है? क्या कुछ रणनीति बनने की यहां पर कवायद होगी भाजपा की? देखिए, बीजेपी की एक प्रक्रिया होती है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की, और उसके लिए प्रशिक्षण और आगे की पूरी प्रक्रिया बताने के लिए ये बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, जिसमें किस तरह से जो सदस्यता अभियान चल रहा है, उसके बाद सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रिय सदस्य बनाए गए, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता सक्रिय सदस्य बन रहे हैं। इसके बाद बीजेपी बूथ स्तर पर बूथ अध्यक्ष का चुनाव करेगी, मंडल अध्यक्ष का चुनाव करेगी, और उसके बाद जैसा कि हमने स्टोरी में दिखाया भी, जिला अध्यक्ष और फिर राज्य और केंद्र परिषद के चुनाव होंगे। और केंद्रीय परिषद के जो सदस्य हैं बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये पूरी एक प्रक्रिया है। उस पूरी प्रक्रिया की जानकारी के लिए, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बैठक बुलाई गई है। जब राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और सह अधिकारी की नियुक्ति हुई, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण बनाए गए हैं, तभी ये स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है। उसके लिए बाकायदा दफ्तर भी खोल दिया गया है। तो इस पूरी प्रक्रिया के तहत जो एक प्रशिक्षण होता है, किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ना है, इसको लेकर बीजेपी की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे आने वाले समय में कि कई राज्यों में आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 2 महीने में उम्मीद है हो जाएगा। तो उस लिहाज से आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें मान सकते हैं कि आज की बैठक के बाद एक औपचारिक शुरुआत राज्यों में हो जाएगी राष्ट्रीय संगठन चुनाव की प्रक्रिया की। हालांकि चुनाव अधिकारी के नियुक्ति के साथ वो प्रक्रिया मानी जाती है शुरू हो गई है, और उसके लिए कार्यालय भी खोल दिया गया है। लेकिन आज प्रशिक्षण और राज्यों के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ एक बाकायदा बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ले रहे हैं। जी शैलेंद्र, आज जो जिस बैठक की हम बात कर रहे हैं, ये बैठक आखिर कितने बजे शुरू होगी? साथ ही इस बैठक में क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे या सिर्फ जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे? देखिए, 11 बजे के बाद कहा जा रहा है कि यह बैठक दोपहर बाद शुरू होगी, और उसके बाद जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम वो होगा। कार्यकर्ताओं के लिए बैठक नहीं है। इस बैठक में जो है प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर इस बैठक में एक तरह से देखें कि प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया और संगठन चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। ये इसलिए प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी इस बैठक में बुलाए गए हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, इस संगठन के रूप में भाजपा को और मजबूत करने पर लगातार यहां पर मंथन तो होगा ही, साथ ही इस बैठक इस समय में हो रही है जब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां हैं और रणनीति बनाई जा रही है। उसकी भी एक झलक इसमें नजर आएगी, उसको लेकर बातचीत होगी। जी देखिए, जब इस तरह की बड़ी बैठक होती है तो निश्चित तौर पर एक माहौल तो होता ही है। जब हरियाणा में इतनी बड़ी सफलता मिली है, लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन हुआ है, और अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, तो
अनौपचारिक चर्चा उसकी हो सकती है, माहौल खुशनुमा हो सकता है, एक तरह से एक दूसरे को जो मेहनत की है कार्यकर्ताओं ने उसकी चर्चा हो सकती है। लेकिन इस बैठक का जो उद्देश्य है वो प्रशिक्षण और आगे जो संगठन के चुनाव है वो किस तरह से संपन्न कराए जाने हैं, उसको लेकर उस उद्देश्य के साथ यह बैठक बुलाई गई है। जी शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो कहते हैं कि जिस पार्टी का बूथ मजबूत है वो पार्टी मजबूत है, क्योंकि जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत होना बेहद जरूरी है, तभी पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत मानी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं आगे और मजबूती के साथ हमें नजर आ सकती है। ये देखिए, बीजेपी दुनिया की सबसे ज्यादा सदस्य संख्या वाली पार्टी है। अब सदस्यता का रिन्यूअल हो रहा है, हम देख रहे हैं कि 9 करोड़ की संख्या पार हो गई है। हो सकता है कि 15 करोड़ भी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये सदस्य संख्या पहुंच जाएगी। सक्रिय सदस्य भी बड़ी संख्या में बनाया जा रहा है। तो बीजेपी ये जानती है कि बूथ स्तर पर एक मजबूत टीम के साथ ही चुनाव को जीतने की एक आधारशिला रखी जाती है, और इसीलिए बीजेपी का एक संकल्प है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। और उसमें पन्ना प्रमुख की भूमिका है, यानी एक पेज पर जितने वोटर होते हैं 50 मतदाता, उनके तक पहुंचने के लिए पन्ना प्रमुख की नियुक्ति की जाती है। तो बीजेपी का संगठन दुनिया की राजनीतिक दलों में सबसे मजबूत और सबसे प्रभावी माना जाता है, और इस रणनीति के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में भी जाती है। और बीजेपी की एक खासियत है कि सिर्फ चुनाव के समय नहीं, वो 5 साल उसके संगठन के जो कार्यकर्ता है वो जनता से जुड़े रहते हैं। यही वजह है कि उनके लिए थोड़ा आसान होता है जब चुनाव होता है तब जनता के बीच जाना, क्योंकि वो तमाम कल्याणकारी योजनाओं में भी अपनी भूमिका मजबूती से निभाते हैं। केंद्र सरकार की और बीजेपी शासित राज्यों की जो योजनाएं हैं उसमें भी जो एक सहयोग हो सकता है राजनीतिक दल के तौर पर वो करते हैं। तो लिहाजा जनता से जो संपर्क है वो बहुत मजबूत होता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो भाजपा की आज एक बड़ी अहम बैठक, और अगले साल तक बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष भी मिल जाएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस की भी अहम बैठक होनी है, लेकिन वजह अलग है। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है, और इस बैठक में दोनों राज्यों में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की ओर से अभी तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस का एक पैनल पिछले हफ्ते सीईसी के विचार के लिए 62 नामों को मंजूरी उसने दी थी। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। जेएमएम और कांग्रेस द्वारा कम सीटें मिलने पर आरजेडी और वामपंथी दलों के तेवर बागी हो गए हैं। इसके साथ ही आरजेडी ने उन्हें सम्मानित संख्या में सीट न दिए जाने पर अकेले चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। तो इसी मुद्दे पर रांची में आज वाम दल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस बैठक में इस पर भी चर्चा संभव है। तो कांग्रेस चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक है, और इस बैठक में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन किया जाएगा, उम्मीदवारों पर मंथन होगा। लगातार पॉलिटिकल पार्टीज का मंथन जारी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा का सफर जारी रहेगा। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर दिल्ली वासियों को इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। दरअसल एक तरफ जहां दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर यमुना का पानी और भी ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। बिल्कुल, देश की राजधानी प्रदूषण की चपेट में है।
दिल्ली के पंजाबी बाग, आरके पुरम, नेहरू नगर, आनंद विहार और पटपड़गंज समेत कई जगहों में AQI 300 के पार तक पहुंच गया है। इसके साथ ही यमुना के पानी में बढ़ते झाग से लोगों में स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा होने की संभावना बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि यमुना के विभिन्न घाटों पर दिल्ली वासी बड़ी संख्या में लोक संस्कृति का महापर्व छठ मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। बिल्कुल, और जाहिर है कि यमुना जी में इकट्ठा जहरीला झाग छठ व्रतियों के लिए कहीं ना कहीं भीषण कष्टकारी भी होगा। उधर इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तीखा हमला कर दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदूषण कम करने और यमुना को साफ करने के लिए कोई काम नहीं किया है। तो इन दिनों प्रदूषण की चपेट में है देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर दिल्ली वासियों पर इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। जहां एक तरफ हवा में प्रदूषण है तो वहीं दूसरी तरफ यमुना का जो पानी है वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। बिल्कुल, और राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी कमियों का दोष दूसरों पर मढ़ने का है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि सरकारी पैसे से शीश महल बनाना और जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करना आम आदमी पार्टी की आदत है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली सरकार यह बताए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यह बताए कि केंद्र सरकार से यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान के नाम पर अभी तक 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं, जिनमें से 3000 करोड़ उनको केवल पिछले 2 साल में मिले हैं। उस पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया है? मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना, ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से अलग जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। तो हजारों करोड़ पानी हो गए और दिल्ली की हालत क्या है, आइए जानते हैं। हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा इस वक्त ITO पर मौजूद हैं। मुकुल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप पूरे देशवासियों को जरा राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर दिखाइए। सुबह का वक्त है और किस तरह से नजर आ रही है इस वक्त दिल्ली, क्योंकि जिस तरह से खबरें मिल रही हैं एकदम दम घोंटू हवा हो चुकी है इस वक्त राजधानी दिल्ली की। जी बिल्कुल जया, देखिए राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, राजधानी दिल्ली एक बार फिर से सुर्खियों में है और जो वजह है वो कोई नई नहीं है और जो हमारे दर्शक हैं वो भी अंदाजा इस बात से लगा रहे होंगे। दीपावली से पहले ही जो राजधानी दिल्ली है वो गैस चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बद से बदतर हो रहा है। और खासतौर से अगर हम कल की भी बात करें तो हमने देखा था कि आनंद विहार में 450 से भी ज्यादा वो पहुंच गया था। और आज सुबह की भी अगर बात की जाए तो ना जाने कितने ही ऐसे स्टेशन हैं जहां पे करीब 300 से ऊपर जो AQI लेवल है वो फिलहाल बना हुआ है। और ऐसे में जाहिर तौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार जो दिल्ली वासी हैं वो परेशान हो रहे हैं। और जैसा आपने कहा था कि तस्वीर की अगर हम बात करें, क्योंकि धुंध इस वक्त इतनी है, प्रदूषण इतना है कि आपको कुछ भी साफ नजर नहीं आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, हमारे जो कैमरा पर्सन है वो आपको दिखाने की कोशिश करें। बात यमुना की जाए या जो राजधानी की सड़कें हैं उनकी की जाए, लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। यमुना जो है वहां आप देख सकते हैं या तो झाग आपको नजर आएंगे या सिर्फ काला पानी उसमें नजर आएगा, जो कि जहरीला हो गया है, जिसमें लगातार जो रसायन है वो उसमें आके मिलते हैं। और औद्योगिक अगर तरीके से देखा जाए, क्योंकि लगातार उनका रसायन जो है वो यमुना में आके मिल जाता है, उस वजह से और भी ज्यादा खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और जैसा कि अभी का भी जिक्र कर रही थी कि जब त्योहार का समय होता है, छठ त्योहार भी मनाया जाएगा, उस लिहाज से और भी महत्वपूर्ण कि ये सफाई क्यों नहीं हुई। और खासतौर से वायु प्रदूषण को जब हम देखते हैं, क्योंकि ये हर साल की बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो रटी रटाई एक ही बात है कि
इसकी जो जिम्मेदारी है पड़ोसी राज्यों पे डाल दी जाती है। फिर चाहे वायु प्रदूषण की हम बात करें, दिल्ली में बाढ़ आती है तो उसकी जिम्मेदारी भी, पानी नहीं होता तो उसकी जिम्मेदारी भी, और ये पड़ोसी राज्य वही हैं जहां पे लगातार जो वोट की नाकाम कोशिश पार्टी करती रही है। और पंजाब की अगर बात की जाए तो वहां पे तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां किसानों का भी ये कहना है कि पराली प्रबंधन हम कैसे करें हमें बताया ही नहीं जाता। मुकुल, अगर देखा जाए तो हर बार की ही ये स्थिति है जो हम हर बार देखते हैं, हर साल देखते हैं। दिवाली नजदीक आते ही प्रदूषण इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हर साल यही स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार पहले से इसको लेकर कोई तैयारी नहीं करती। हजारों करोड़ों रुपए अलॉट कर दिए जाते हैं इस नाम पर कि प्रदूषण से निपटारा किया जाएगा, यमुना को शुद्ध किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारा जो पैसा है वो पानी की तरह बहाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग में। बिल्कुल कृतिका, देखिए जब हम बात करते हैं कि राजधानी की जो तस्वीर है वो किस तरह की होनी चाहिए, लेकिन जैसा आपने कहा विज्ञापन की बात कर ली जाए उसमें पैसा बहा दिया जाता है। और खासतौर से अब से पहले भी हमने देखा है कि लगातार वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि कैसे राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त हम बनाएंगे। लेकिन आपको बता दें करीब 6 दिन पहले से ही 15 अक्टूबर से हमने देखा था ग्रेफ 1 जो है स्टेज 1 वो लागू कर दिया गया था। और माना यही जा रहा है कि आज या कल में, क्योंकि जो स्थिति है और भी भयावह हो सकती है, जो खतरनाक स्थिति है वो आ सकती है, तो उसमें ग्रेप 2 के जो स्टेज 2 है उसको लागू कर दिया जाएगा, जिसके चलते कई पाबंदियां जो हैं वो जरूर देखने को मिलेंगी। लेकिन स्थिति जो है वो जस की तस बनी रहती है, उसके बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आता। सरकार यानी दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो एक ढर्रा जरूर हो गया है कि जैसे ही मुसीबत आती है लगता है कि सरकार जो है एक्शन मोड में है। तत्काल रूप से कोई कमेटी गठित कर दी जाती है, कहा जाता है कि लगातार हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरकार कुछ नहीं करती, ना ही चेतती है और ना ही इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे लोगों को मुक्ति मिल पाती है। आज के समय में जो दिल्ली वासी हैं वो उनका सांस लेना भी हम कह सकते हैं दुभर होता जा रहा है। परेशानियां लगातार हो रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जो हैं हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार बढ़ रही हैं। अस्पतालों में जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं और उसका कारण बस एक यही है कि दिल्ली की जो हवा है अब लगातार जहरीली होती जा रही है। बिल्कुल मुकुल, अगर इस वक्त की बात करें, ठंड ने दस्तक दे दी है दिल्ली में, दिवाली की तैयारियां चल रही हैं और दूसरा एक महापर्व छठ आ रहा है जिसमें जो व्रत करते हैं वो यमुना के पानी में उतरकर जल चढ़ाते नजर आएंगे। किस तरह से इस झाग वाले पानी में वो उतरेंगे, क्या कुछ दिल्ली सरकार इस पे ऑफिशियल रूप से अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि तस्वीरें सबके सामने हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो दिल्ली सरकार कहती आई है और कल ही हमने देखा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। पहले प्रदूषण की अगर बात की जाए तो उसमें मुख्यमंत्री आतिश ने जो बातें कही थी और साथ ही पर्यावरण मंत्री की भी अगर बात की जाए गोपाल राय, तो कहीं ना कहीं वो बातें हास्यास्पद भी आपको लगेंगी। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश से जो बसें आती हैं वो डीजल की बसें हैं, वो सीएनजी बसें नहीं। इस वजह से लगातार आनंद विहार में हम देखते हैं एक्यूआई लेवल जो है इतने स्तर तक, खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, जबकि जो उत्तर प्रदेश की जो रोडवेज की बसें हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें हैं, वो भी अब सीएनजी वाली हो गई हैं। और खासतौर से जिस बात का जिक्र आपने किया कि यमुना के पानी की अगर बात की जाए, क्योंकि ना तो ये जो पानी है इसकी सफाई हो पाई, जबकि जब सरकार बनी थी तभी एजेंडा भी रखा गया था उसमें कि हम जो यमुना का पानी है उसको साफ करेंगे, यमुना की सफाई की जाएगी। और करीब 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है इसके लिए हम देख रहे हैं कि वो लिए भी गए हैं दिल्ली सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद स्थिति वही है। और शायद आज के समय में अगर जांच करा ली जाए, जो यमुना का पानी है दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र जहां पे हम कह सकते हैं छठ के लिए जो घाट है वो भी बनाए गए हैं, तो शायद वहां पे अगर पानी के नमूनों की जांच की जाएगी तो ये पानी बहुत ही जहरीला निकलेगा, बहुत ही खतरनाक निकलेगा। और ऐसे पानी में उतरने से पहले मेरे ख्याल से सरकार को कम से कम रोक लगानी चाहिए। इतनी हिदायत शायद दिल्ली सरकार जो है वो जरूर कर सकती है अगर आप प्रदूषण को नहीं रोक पा रहे हैं और यमुना की सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो। अब जैसा कि मुकुल अब से कुछ देर पहले भी आपने बताया कि जो पाबंदियां हैं वो कहीं ना कहीं लागू हो चुकी हैं। ग्रेप 1 स्टेज लागू हो चुका है, 2, 3, 4 उसके बाद में लागू किए जाएंगे, यानी कि पाबंदियां लोगों पर लगाई जाएंगी। लेकिन समय से इसको लेकर कोई भी उपाय दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं नहीं करती है। और जब ये प्रदूषण की मार दिल्ली वाले झेलते हैं तो उस वक्त पड़ोसी राज्यों पर इसका ठीकरा फोड़ दिया जाता है सीधे तौर पर, अगर हम देखें तो। बिल्कुल कृतिका, क्योंकि रटी रटाई बात जो है वो कहने को आती है
भले ही अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदल चुका हो, लेकिन जो बात है वो वही निकल कर आती है कि जो पड़ोसी राज्य हैं, और जैसे मैंने कहा कि खासतौर से अगर हम हरियाणा की बात करें तो अरविंद केजरीवाल उसको अपना गृह राज्य बताते हैं, और हमने देखा था वोट की कोशिश तो वहां नाकाम रही, लेकिन अब उन्हीं के सर ठीकरा फोड़ते हैं। पंजाब की अगर बात की जाए वहां पे चुप्पी साधते नजर आते हैं, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार हमने देखा है किस तरह की बातें वो करते हैं। लेकिन आज के समय में जो दिल्ली वासी हैं वो किसी और से नहीं जानना चाहते, वो आम आदमी पार्टी से जानना चाहते हैं कि आम आदमी हम है, और उसके बावजूद हमें यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, लगातार लोग जो हैं वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आखिर दिल्ली सरकार ने किया तो क्या किया? बिल्कुल यही सवाल है जो इस वक्त दिल्ली वासी पूछ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो दिल्ली की हवा है वो हद से ज्यादा खराब और जहरीली होती जा रही है। जो यमुना का जो झाग है वो निकल निकल कर बाहर आ रहा है। क्या कुछ आगे स्थिति होने वाली है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन खबरों का सिलसिला डेली न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए आगे बात करेंगे अब कोलकाता की, जहां पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ प्रस्तावित बैठक में शामिल होगा। हालांकि बैठक से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने अनशन पर बैठे डॉक्टरों को भूख हड़ताल वापस लेने की शर्त रखी थी, जिसे डॉक्टरों के प्रमुख संगठन पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने अस्वीकार कर दिया। उनका कहना है कि बैठक में वे इस मामले में अपनी मांगों को विस्तार से रखेंगे और वे बिना किसी पूर्व शर्त के बैठक में भाग लेंगे। और उधर इस पूरे मुद्दे पर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की असंवेदनशीलता एक बार फिर से सामने आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने पूरे मामले पर एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया है कि जिलों में राज्य द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों से जुड़े कई जूनियर डॉक्टर अपने निर्धारित ड्यूटी अवधि में शामिल नहीं हो रहे हैं और वे कुछ घंटों के लिए ड्यूटी पर आते हैं और फिर निजी प्रैक्टिस करने के लिए कोलकाता आ जाते हैं। इन डॉक्टरों की सूची तैयार की जाए ताकि उनके खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके। दरअसल बलात्कार और हत्या के मुद्दे पर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जूनियर डॉक्टरों की संस्था पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने घोष की इन टिप्पणियों को विरोध आंदोलनों से जनता का ध्यान हटाने की एक चाल बताया है। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर ने कहा कि मौजूदा स्थिति में घोष की ऐसी टिप्पणियां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जनता को भड़काने का एक प्रयास है और वास्तव में ये धमकी संस्कृति का एक और रूप है जो राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में लंबे समय से व्याप्त है। और पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा कि डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के कारण टीएमसी दबाव में है और उन्हें एहसास हो गया है कि वे अपनी कुर्सी खो रहे हैं, इसलिए वे कुछ मांगों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन अनिवार्य है। तृणमूल कांग्रेस इज अंडर प्रेशर। वो समझ गई है कि उसका चेयर भी जा रहा है और पैर के नीचे से जमीन भी खिसक रही है। उसी का कारण कुछ कुछ मांग पूरा करने का वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रिकॉन्डिशंस देकर के दुनिया में किसी प्रॉब्लम का हल नहीं हुआ। और जूनियर डॉक्टर्स का जो मूवमेंट का कारण पूरा जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया, आज जैसा स्टेलमेट सिचुएशन तैयार हो गया।
इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसके लिए दायी तृणमूल कांग्रेस है। तो कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करेंगे। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए तो इन मांगों को लेकर पहले भी बैठक हुई है, लेकिन ममता बनर्जी आज एक बार फिर बैठक ले रही हैं और इस बैठक में क्या ये उम्मीद की जाए कि ये जो अनशन है वो खत्म हो जाएगा, जो बातचीत है वो अब आज कहीं ना कहीं एक सही दिशा में जाती हुई हमें नजर आएगी? देखिए, ये समझना जरूरी है कि जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से चिट्ठी दिया गया इस आज की बैठक के बारे में, उसमें लिखा गया था लास्ट पैराग्राफ में कि आप जो भूख हड़ताल है इससे खत्म करके 5 बजे की बैठक में आए। जी, अगर जैसे इसको हम प्रीकंडीशन समझते हैं, अगर ऐसा है और ऐसा डॉक्टर ने बता दिया कि भूख हड़ताल तो खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं है, जब तक हमारी 10 मांगे हैं वो पूरी ना हो जाए तब तक भूख हड़ताल हम चलाते रहेंगे। तो मतलब एक तरह से ये एक ऐसी स्थिति है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी कितनी दबाव में है कि वो ये भूख हड़ताल खत्म ना करते हुए भी अगर वो बैठक करता है तो ये समझ जाएंगे हम लोग कि वो काफी सारे दबाव में है। क्योंकि एक बातें हमको समझना चाहिए कि आने वाले 13 तारीख को बंगाल में 6 सीटों पर उपचुनाव भी है जी। तो ये भी एक तृणमूल कांग्रेस के लिए और ममता बनर्जी के लिए दबाव है कि इस 6 सीट कोई कम सीट नहीं है। यहाँ पे चाहे जीते या हारे जो भी हो, लेकिन यहाँ पे क्या चुनाव मुद्दा वो बनाएंगे, किस बात को लेकर वो लोगों के सामने जाकर वोट मांगेंगे। तो देखना यह है कि डॉक्टर ने कह दिया कि हम भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, लेकिन वक्त पर हम नवान्न मतलब यहाँ की जो सचिवालय है वहां पे पहुंच जाएंगे। तो उसके बावजूद भी भूख हड़ताल खत्म ना करने के बावजूद भी अगर ममता बनर्जी बैठक में बैठते हैं तो मतलब वो दबाव में है और सचमुच दबाव में है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन शाम को 5 बजे तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि हम भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर भूख हड़ताल इस तरह की खत्म कर दे तो उसके बाद अगर हमारे मांगे पूरी ना हो तो भूख हड़ताल करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो लोग सवाल पूछेंगे जो हमारे साथ दिया है कि आप लोग किस बात के लिए भूख हड़ताल किए थे। तो इसीलिए ये लोग भूख हड़ताल खत्म नहीं कर रहे हैं और 4:45 बजे तक नवान्न पहुंचने की ऐलान किए हैं। जी बिल्कुल, तो यानी कि वो जो शर्त रखी गई है कि भूख हड़ताल खत्म करके बैठक में आए, डॉक्टर्स ने इस पर साफ तौर पर मना कर दिया है। ऐसे में सवाल यहां पर एक है कि क्या ये बैठक होगी, क्या ममता बनर्जी डॉक्टरों से मिलेंगी, दबाव में है नहीं, वो निकलकर सामने जरूर आएगा। लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं जहां पे उपचुनाव की बात आ रही है तो जो वोट की राजनीति है वो सामने निकल कर आ रही है। प्रसन्नजीत, हाँ देखिए, हो सकता है कि आज तक बंगाल में किसी बाई इलेक्शन में जो सरकार में पार्टी है उसको हराया नहीं गया, चाहे वो वाम मोर्चे के समय पे हो चाहे तृणमूल कांग्रेस के समय पे हो। ये जो 6 जगह पे चुनाव होने जा रहा है, सिर्फ एक जगह पे बीजेपी विधायक हुआ करता था, बाकी 5 जगह पे तृणमूल का ही है। मेरा कहना है, यह राजनीतिक जो स्टूडेंट है उनका कहना है कि देखिए यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस जीते या हारे ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मतदाता है उनको जाके क्या कहेंगे। एक तरफ ये जो बच्चे हैं ये बच्चे भूख हड़ताल पे आए और दूसरे तरफ ममता बनर्जी जाके वहां पे लोगों को क्या बताएंगे कि जो अस्पताल है वो अस्पताल में सब कुछ ठीक है, ये जो बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं ये गलत भूख हड़ताल है, ये आप लोगों को गुमराह करने के लिए है। ऐसा तो नहीं है, लोगों को पता है कि अस्पताल की स्थिति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो ये एक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से एक आखिरी प्रयास है कि किसी ना किसी तरह से एक भूख हड़ताल को खत्म किया जाए और उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए जाए। 13 नवंबर हाथ में एकदम टाइम नहीं है। आज ठीक है प्रसन्नजीत, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच सीधा रुक कर लेते हैं इस वक्त दिल्ली का, जहां पर आज पुलिस स्मृति दिवस है और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर एकत्रित सभी महानुभाव, सभी बल के जवान और देश भर में इस कार्यक्रम को दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे सभी देश के नागरिक भाइयों और बहनों, आज यहां पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर
देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अलग अलग बल के जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहां पर रहकर वो अमर जवानों के बलिदान की भावना को पुष्पांजलि करने का, श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला है। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबुथु तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। -50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +50 डिग्री टेम्परेचर तक सीमाओं पर अड़िग रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आज मैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इन वीर सपूतों को नमन करता हूं और उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर मैं इनकी श्रद्धांजलि को जनता के सामने रखने का काम करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो पुलिस स्मारक की मध्य में एक अड़िग शिला दिखाई पड़ती है, वो शिला हमारे जवानों के कर्तव्य पर चलने के अड़िग फैसले का प्रतीक, हमारे जवानों की प्रखर देशभक्ति का भी प्रतीक है और हमारे जवानों की देशभक्ति से प्रेरित होकर सर्वोच्च बलिदान देने की उत्कंठा का भी प्रतीक। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन ही 1959 में सीआरपीएफ के 10 जवानों ने चीन की सेना का डटकर मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसलिए इस दिन को पुलिस स्मृति दिन के रूप में हम सब मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर इनके बलिदानों के सम्मान के रूप में एक पुलिस स्मारक बनाया जाए जो सालों सालों तक युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे, सालों सालों तक हमारे देश भर के नागरिकों को ये स्मृति दिलाता रहे कि आज हम सुरक्षित हैं, हम विकास के रास्ते पर आगे चल रहे हैं, हमारे परिवार चैन की नींद सो रहे हैं। इसके पीछे ये हजारों बलिदानियों का सर्वोच्च बलिदान है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि 36,468 पुलिस के जो जवानों ने, अलग अलग बल के कर्मियों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसी के चलते आज देश इतनी प्रगति कर पाया है। पिछले एक वर्ष के दौरान 216 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करे हैं। हमारा देश इन जवानों का सदैव ऋणी रहेगा। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से ये 216 पुलिस कर्मियों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस हेतु के लिए आपके परिवारजन ने सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको हम विफल नहीं होने देंगे। कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी आपदा आए, मगर जो उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा को है उसको हम नीचे नहीं आने देंगे। हमारे पुलिस बल का राष्ट्र की सुरक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान देने का एक अविरल परंपरा रहा है। हमारा गौरवशाली इतिहास भी रहा है। हिमालय की दुर्गम चोटियों से लेकर कच्छ और बाड़मेर जैसे विषम मरुस्थलों तक और विशाल सागरों की
निर्भीक होकर रक्षा करने वे जवान ही तो है जो देश को सुरक्षित करते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि विगत एक दशक के अंदर कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्थापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। ड्रोन की उभरती हुई चुनौती, नारकोटिक्स का कारोबार, साइबर अपराध, एआई का उपयोग कर अनेक प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के षड्यंत्र, घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी और आतंकवाद, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। परंतु मैं आज यहां से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहेगा। 2047 में भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र हो, ये स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता के सामने रखा है, इसको सिद्ध करने के लिए हमारे देश भर के पुलिसकर्मी दृढ़ निश्चयित हैं और अपने पथ पर चलने के लिए अडिग निश्चय के साथ खड़े हुए हैं। आज देश का हर एक नागरिक अपनी चार दीवारी के अंदर चैन से सोता है, इसका मूल कारण हमारे जवानों की ये अडिगता है। आज मैं देश की जनता को ये भी बताना चाहता हूं, जो 3 नए कानून हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए देश की संसद ने पारित किए हैं, ये तीनों कानून आज देश भर के हर राज्य और हर यूटी में इसका क्रियान्वयन चालू हो गया है। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण था, वो करने का काम भी 5 साल पहले ही चालू कर दिया गया था और बाकी सारी व्यवस्थाएं करते करते और 3 साल होंगे। परंतु 3 साल के बाद मैं ये देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक होगी और देश के किसी भी कोने में रजिस्टर हुआ अपराध सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने में 3 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज देश के नागरिक न्याय में देरी से परेशान है, उन सभी को निजात दिलाने का, मुक्ति दिलाने का रास्ता हमारे 3 नए कानून के क्रियान्वयन में है। कुछ ही दिन में हमारे प्रधानमंत्री जी चंडीगढ़ यूटी से एक पुलिस यूनिट का संपूर्ण क्रियान्वयन का उद्घाटन कर एक के बाद एक हर राज्य इसकी शुरुआत करेंगे। पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारी योजनाएं लाए हैं। आयुष्मान सीएपीएफ के माध्यम से 41 लाख से ज्यादा कार्ड वितरित कर लगभग 1422 करोड़ के 13 लाख दावों का निपटान किया गया है। आज हमारे जवान और उनके परिवारजनों को कहीं पर भी अपने स्वास्थ्य के लिए कोई लिखापटी कागज पत्र करे बगैर एक कार्ड के माध्यम से देश भर के सभी आयुष्मान अस्पतालों को उपलब्ध कराया गया है। आवास योजना में भी हमने लक्ष्य रखा है कि हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाया जाए। 2015 में 3100 करोड़ से लेकर 13,000 घर 113 बैरक को हमने मंजूरी दी है और मार्च 24 तक लगभग उसमें से 11,276 घर और 111 बैरक का निर्माण पूरा हो चुका है। सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल से खाली पड़े घरों को भी आवंटित करने का हमने काम किया है।
प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना हमारे पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए एक आशीर्वाद रूप हुई है और सीएपीएफ कर्मियों के आश्रितों के लिए 26 एमबीबीएस और 3 बीडीएस सीटों को भी आरक्षित करने का काम हुआ है। केंद्रीय अनुग्रह राशि को भी बढ़ाकर एक मुश्त मुआवजा देने से हमारे जवानों के परिजनों को काफी राहत की सांस लेने का अनुभव हुआ है। विकलांगता अनुग्रह राशि को भी और ज्यादा बढ़ाकर हमने इस दिशा में भी काम किया है। हमारे पुलिस कर्मी, देश भर के पुलिस जवान और विशेषकर सीएपीएफ के सभी जवान कानून और व्यवस्था की परिस्थिति, देश की सुरक्षा को संभालने के अलावे भी बहुत सारे काम करते हैं। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं, 2019 से 24 तक लगभग 5,80,90,000 पौधे हमारे सीएपीएफ के जवानों ने लगाए हैं और अपने बच्चे की तरह उसका जतन कर अपने सर से ऊपर ले जाने का इसको प्रयास कर रहे हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से सभी सीमांत जिलों में भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने का काम भी हो रहा है। मित्रों, आज दिन है कि हम हमारे सभी बलिदानी पुलिस जवानों का हम उनको श्रद्धांजलि दें, उनमें से प्रेरणा लें और आज मैं विश्वास के साथ वो बलिदानी पुलिस जवानों के परिजनों को कहना चाहता हूं कि आपके परिजन का बलिदान विफल नहीं जाएगा। देश की सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी और 2047 में देश विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा और उस वक्त भी जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, आपके परिजनों के बलिदान को भी नतमस्तक होकर एक कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। मैं आज फिर से एक बार आज श्रद्धांजलि के माध्यम से सभी हजारों पुलिसकर्मी जो अब तक बलिदान हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। और पुलिस स्मृति दिवस पर संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने कहा कि हमारे वीर जवानों, हमारे वीर सपूतों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वीर जवानों और उनके परिवारजनों को नमन करते हुए आज गृह मंत्री ने कहा कि पूरा देश अपने घर में, हर देशवासी अपने घर में आज सुरक्षित है, क्योंकि हर उत्सव पर, हर आपदा में भी ये जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। और आज जो मौजूदा चुनौतियां हैं, आतंकवाद, साइबर क्राइम, ड्रोन, इन तमाम चीजों से निपटते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और वीर जवानों का जो सर्वोच्च उन्होंने बलिदान दिया है उसे ये देश व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस स्मृति दिवस हम जानते हैं कि 1959 में आज के दिन जवानों ने चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया था और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और उसी स्मृति में दिखाते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, नया सवेरा का सफर जारी रहेगा। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा देख रहे हैं आप और अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का।
अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं शैला। आइए रुक करते हैं सीधे शैला का। धन्यवाद कृतिका और जया। आज के अधिकतर समाचार पत्रों ने जिस खबर को प्रमुखता दी है, गांदरबल हमले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सुरंग निर्माण स्थल पर रविवार को आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत हो गई। तो ये खबर जो है अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। वहीं दूसरी खबर एक अच्छी खबर है कि नई तकनीक से अब बेहतर होंगे राजमार्ग। जी हां, केंद्र सरकार ने नीति तैयार की है। सभी राज्यों को तकनीक पर काम करने के आदेश भी जारी किए हैं। देश के राजमार्ग और ज्यादा अधिक सुरक्षित बने, इसके लिए केंद्र सरकार व्हाइट टॉपिंग का प्रयोग करेगी, जिससे आपको बता दें कि देश में करीब 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इनमें 2, 4, 6 और 8 लेन के मार्ग शामिल हैं। अंधेरे में भी वाहन चालकों के लिए ये जो तकनीक होगी ये काफी कारगर साबित होगी। वहीं एक खबर है, ये भी आपके फायदे की है कि फेक या फिर एआई वीडियो की अब आप पहचान कर सकेंगे। जी हां, यूट्यूब कैप्चर्ड विद कैमरा का एक लेबल लगाएगा। ओरिजिनल क्रिएटर्स को इससे काफी फायदा होने वाला है। अगर आप YouTube पर एक वीडियो देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो असली है या फिर नकली है या फिर इसे एआई ने बनाया है, तो इस चुनौती से निपटने के लिए ये गूगल ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है कैप्चर्ड विद अ कैमरा। ये फीचर आपको बताता है कि कौन सा वीडियो वास्तव में कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है और कौन सा वीडियो एआई ने तैयार किया है। इससे न केवल विश्वसनीयता जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आपको फेक कंटेंट जो है उससे बचने में भी काफी सहायक सिद्ध हो सकता है ये। और एक खबर दिवाली से जुड़ी हुई है। बूढ़ी दिवाली जो है ये काफी रोचक खबर है। हर वर्ष हिमाचल के देश भर में हर साल जिस तरह से दीपावली का पर्व जो है हम जानते हैं धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दीपावली के ठीक 1 माह के बाद बूढ़ी दीपावली पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में पुरातन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है और प्रकाशोत्सव के प्रतीक के रूप में यहाँ पर दिए के स्थान पर मशालें जलाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप सुनकर लोग झूम उठते हैं। तो काफी रोचक है ये खबर। इसी के साथ समाचार पत्रों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया शैला, इतनी सारी खबरों को और अलग अलग क्षेत्रों की तमाम खबरों को समेट करके हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। और नया सवेरा में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज NDTV वर्ल्ड समिट 2024 द इंडिया सेंचुरी को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं NDTV वर्ल्ड समिट में द इंडिया सेंचुरी विषय पर संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। भारत के विकास की गति ने वास्तव में दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। हमारी युवा शक्ति हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। मैं भारत की प्रगति के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि हम वैश्विक स्तर पर एक उज्जवल स्थान क्यों बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि सुबह लगभग 10 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। और 10 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 10 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 10 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 10 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 10 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 10 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 10 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 10 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 10 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 10 बजे का वो वक्त
और इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ के जाएंगे हर बार की तरह कुछ खास तस्वीरों के साथ। दरअसल नागालैंड के मनमोहक लोक नृत्य के साथ आप लीजिए इस नृत्य का आनंद, आप लीजिए इन तस्वीरों का आनंद। और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी जया और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।